नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमोफिलिक एकेडमी में। मैं दीपेश कुमार रिएक्शन मैकेनिज्म की लेक्चर सीरीज का अगला लेक्चर आपके लिए लेकर आया। देखिए, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे और रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट मीन्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जनरल मैकेनिज्म हमने पढ़ लिए थे और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन की। अब दो तीन चीज़ें और इसमें बच जाती है, जिसमें एक हमारा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एक हमारा होगा गेटरमैन रिएक्शन और एक हमारा होगा गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। और जहाँ तक बात है गेटरमैन रिएक्शन की और गेटरमैन कोच रिएक्शन की, तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा एपिसोड बना के दे देंगे 15 मिनट का, उसमें आप इस दोनों रिएक्शन को कवर कर लीजिएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। हमारा क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पे जाने से पहले एक काम करो, आप ये जो क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है इसको नोट कर लीजिए। इसको रब करना पड़ेगा मुझे, तो इसको पहले नोट कर लो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखेंगे हम लोग, तो बेसिकली होता क्या है इसमें। अगर हमको अल्काइल बेंजीन या एसाइल बेंजीन अल्काइल बेंजीन या एसाइल बेंजीन लेना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं किसको? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को। अब अल्काइल बेंजीन लेने के लिए हम यूज करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और एसाइल बेंजीन के लिए यूज करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है। अब एक एक करके दोनों रिएक्शन हम देखेंगे। चूंकि हेडिंग क्या दी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो इसके अंदर दो पार्ट होंगे हमारे। एक होंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरा होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला रिएक्शन। क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। देखिएगा, हेडिंग दीजिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइल बेंजीन बनाना है हमको। क्या बनाना है? प्रोडक्ट क्या चाहिए? अल्काइल बेंजीन। तो अगर आपको अल्काइल बेंजीन चाहिए तो क्या कीजिएगा? बेंजीन लीजिएगा, जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, और इसके साथ में आप अल्काइल हैलाइड लगाइएगा RCH2Cl, और साथ में कोई लुईस एसिड लीजिएगा। क्या लीजिएगा? लुईस एसिड। तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा आपका, वो अल्काइल बेंजीन होगा। और यही रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या कहलाता है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब देखिए, इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग कि कैसे ये प्रोसीड होता है। तो देखिए, मैकेनिज्म करने में दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मतलब एक चीज़ विशेष रूप से कि इसके मैकेनिज्म में हम लोग एक तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे। दोनों केसेस में मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। जब आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो मैकेनिज्म कुछ अलग होता है। तो हेडिंग दीजिएगा इसका मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में नंबर ए लिखिएगा। लिखिएगा इफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड
हैलाइड इज गिवन। स्लाइट चेंज आता है, बिल्कुल कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है। तो कुछ नहीं है, जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है, लुईस एसिड लुईस बेस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि आप LCl3 मतलब ले रखे हैं, तो वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके लुईस एसिड लुईस बेस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। कुछ इस तरह से देखिएगा, RCH2Cl प्लस AlCl3। तो यहां पर जो Cl का लोन पेयर है वो इधर Al में देता है, और इससे जो बन के आता है वो कुछ इस तरह से बनता है। देखो, RCH2Cl AlCl3। ये कुछ इस तरह से हो जाता है, और यहां पर डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, अब ये आपका लुईस बेस, ये आपका लुईस एसिड, और ये आपका लुईस एसिड लुईस बेस कॉम्प्लेक्स। ठीक, सेकेंड स्टेप में देखो, कुछ नहीं है, ये जो आप लुईस एसिड लुईस बेस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किए, उसके ऊपर बेंजीन रिंग का रिएक्शन हो जाएगा। करवा दो। RCH2Cl और AlCl3 ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो है आपका, ये इधर अटैक करता है और ये बाहर निकलता है। तो जो बन के आता है वो कुछ इस तरह से बनता है। देखो, देखो H और CH2R ये लग गया, और साथ में यहां पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl AlCl3 और यहां पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बन के आ रहा है। अब देखो स्टेप 3, देखो कुछ नहीं दे रखा है, जो आपका Cl है, हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बाहर जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो देख लो, ये जो आप ले रखे हैं, एक काम कर लेना, यहां पर पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करके देख लीजिएगा, तभी ये आयन स्टेबल बनेगा। मतलब इस आयन के स्टेबल होने के लिए रेजोनेंस बनाना जरूरी है, और हर स्टेप में हम लोग बनाते हैं। इसको इधर शिफ्ट कीजिएगा, इसको यहां शिफ्ट कीजिएगा, मतलब कैसे करना है ये आपको पता ही, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, लास्ट स्टेप LCl4 दे रखा है आपको, Cl AlCl3। ठीक है, यहां पे ये HCl बाहर हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, और ये जो है
वेरी सिंपल, फाइनली आपका अल्काइल बेंजीन बन जाएगा CH2R, और साथ में क्या निकल गया, HCl और AlCl3। तो ध्यान से देखिए, AlCl3 आप जैसे ले रहे हैं रिएक्शन में, ठीक उसी तरह से बाहर हो जा रहा है। तो ये आपका एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का जनरल सा मैकेनिज्म हो गया। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, आप हमसे पूछ सकते थे कि सर यहां ये कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या जरूरत है, हम यहां पर AlCl4 को सीधा बाहर क्यों नहीं कर सकते हैं, AlCl3 है ही, और ये जो Cl है ये इधर दिया अपना इलेक्ट्रॉन, तो AlCl4 हो जाना चाहिए, यहां कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए RCH2। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है कि यहां पर जो कार्बोकेटायन अगर आप बना दीजिएगा तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन हो जाएगा, और प्राइमरी कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने वाला कोई प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर कहीं पर उसको स्टेबलाइज करने वाला प्रेजेंट हो तो उस केस में हम कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करते हैं, अदरवाइज जहां पर प्राइमरी कार्बोकेटायंस बन रहे हो उस जगह पर हम कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर आप यहां पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के जगह पर सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड लेंगे तो क्या होगा, यहां पर आप R2CH लेंगे और Cl लेंगे, फिर AlCl3 लेंगे, सब कुछ तो ऐसा ही होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें R2CH पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl4 का फॉर्मेशन होगा। किसका, AlCl4 का। बस इतना सा ही फर्क है। तो आप उसको भी हम कर देते हैं, देख लो, उसको भी कर देते हैं B। इफ सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, देख लो, R2CH Cl प्लस AlCl3, तो ये कुछ इस तरह से R2CH हो जाएगा और AlCl4। देख पा रहे हैं आप, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और आप नेक्स्ट स्टेप में भी अगर यहां पर चाहें तो R3 भी कर सकते हैं, तो ये R3 वाला भी आप कर लीजिएगा, सेम ही रिएक्शन होगा। बस ये जो आप ले रखे हैं ना R2CH, अब रिएक्शन में यहां पर इसकी जगह पर ये पार्टिसिपेट करेगा और इसी तरह से रिएक्शन होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग। अब देखिए एक छोटा सा पार्ट और बच गया है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट। इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कुछ नहीं है, 2 नंबर वाला एग्जांपल देखिएगा, ये वाला। इसमें जो स्कीम दे रखी है इसको ध्यान रखिएगा, यही आपका फ्रीडल क्राफ्ट मतलब इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट के लिए स्कीम होता है, बस इस बात को ध्यान में रखिए। अब देखो कुछ नहीं है, लिख लो, ठीक है, बस इसी को रीअरेंज करके लिख लिए हैं हम। आपका सबस्ट्रेट क्या होगा, इसके अंदर ऐसा बेंजीन रिंग होगा जिसके ऊपर कि आपका कोई चेन लगा हुआ हो अल्काइल ग्रुप का, और उसमें कोई हैलोजन प्रेजेंट हो। अल्काइल ग्रुप जब बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्काइल हैलाइड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं।
तो सिंपल सी बात है कि इंट्रामोलिक्यूलर अगर हम बोल रहे हैं तो बेंजीन के अंदर ही आपका अल्काइल हैलाइड भी प्रेजेंट हो तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कुछ भी नहीं है। आगे क्या होगा, AlCl3 ले रखा है, AlCl3 ले रखा है, ये जो Cl है ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन देगा Al के पास और कुछ इस तरह का फॉर्मेट बना लेगा। देखो ये है Cl AlCl3 माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये अंदर वाला जो बॉन्ड है ये इधर अटैक कर सकता है और इसके अटैक होने से कुछ इस तरह से बन जाएगा। ध्यान से देखो, ये जो है आपका यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये H लग जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आपका जो AlCl4 यहाँ पे दे रखा है वो AlCl4 नेक्स्ट स्टेप में यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। दिस वन इज AlCl3 Cl, ये जो Cl है देखो ये जो है यहां से इधर और ये इधर से लेके कुछ इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो फाइनली आपका प्रोडक्ट में ये बन जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, बहुत सिंपल सा एक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं कर रखे हैं हम इसमें। एक हमको दे रखा था सबस्ट्रेट में बेंजीन रिंग के अंदर ही आपको अल्काइल हैलाइड भी दे रखा था। तो AlCl3 क्या किया, वहाँ से क्लोरीन को बाहर करके और फाइनली आपका ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। बस जो रिएक्शन आप अलग अलग करवा रहे थे दो ग्रुप्स के बीच में, वो एक ही कंपाउंड के अंदर अगर दोनों चीजें प्रेजेंट हो तो कैसे करवाएंगे, दिस इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। साधारण सी एक बात थी। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस वाले को कुछ भी नहीं कह रखा है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन हमारा खत्म हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। बस एक छोटी सी बात इसमें दे रखी है। छोटी सी बात क्या है कि अगर आपको इसके ऊपर, मतलब अल्काइल बेंजीन प्रेजेंट है हमारे पास, और उसके ऊपर अगर आपको लगाना हो दूसरा अल्काइल ग्रुप, तो कैसे लगाएंगे, क्या होगा उस केस में। तो ध्यान रखिएगा, एक बात तो आपको क्लियर हो गया कि आप रिएक्शन करवाएंगे तो इसके ऊपर अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट का स्कीम दे रखा है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो या तो इसके यहां पे लगेगा, यहां लगेगा, या यहां लगेगा। तो तीन पॉसिबिलिटी है, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनने की, एक मेटा प्रोडक्ट बनने की और एक पैरा प्रोडक्ट बनने की। तो देख लीजिए, या तो ये बनेगा या फिर आपका ये बनेगा या फिर आपका ये बनेगा। ऑर्थो, मेटा और पैरा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। अब देखो इसमें क्या होता है, आपका हम ऑर्थो की बात करें, मेटा की बात करें, पैरा की बात करें, इसमें जो मेटा प्रोडक्ट होता है ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली
मोर स्टेबल। ठीक है, तो चूंकि ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है, तो क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये मेटा पोजीशन में बनने के कारण इसका इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप stabilizes प्रोडक्ट। ठीक, मेटा पोजीशन को स्टेबलाइज करता है अल्काइल ग्रुप का, जो पहले से अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है या दो अल्काइल ग्रुप जो प्रेजेंट है, इस दोनों अल्काइल ग्रुप का जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है या फिर आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, उससे ये मेटा प्रोडक्ट स्टेबलाइज होता है। और ये दोनों में उस मतलब इस दोनों की स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये तीनों प्रोडक्ट में से अब ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम स्कीम भी दो तरह का लिख रखे हैं, एक में तो 0 डिग्री सेल्सियस लिख रखे हैं और दूसरे में 80 डिग्री सेल्सियस लिख रखे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रखे हैं हम यहां पर। अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात हो तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, मतलब लो टेम्परेचर काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और हाई टेम्परेचर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। मतलब याद रखिए, मतलब इस बात को आप अपने दिमाग में रखिएगा कि जो आपका कम स्टेबल प्रोडक्ट होता है जनरली, वो आपका काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है, और जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है। तो अगर आप रिएक्शन करवाएं और आप थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कंडीशन दे रहे हैं तो उस केस में मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और अगर आप लो टेम्परेचर ले रहे हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड टेम्परेचर ले रहे हैं, तो उस केस में आपका ऑर्थो और यहां पर सॉरी मेटा हम लिख दिए, पैरा होगा, तो उस केस में आपका ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये बात हो गई किसकी? थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट की। अब देखिए, ये तो आप कर ही लेंगे, एक दो छोटी छोटी बातें और दे रखी हैं इसके अंदर। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि अगर आप क्या करो, देखिए, देखते हैं हम लोग, आगे दे रखा है आपको कि थर्मोडायनेमिक कंट्रोल काइनेटिक कंट्रोल जब हो जाता है तो इसमें एक चीज और बच जाती है, वो है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट बनने की, मतलब कि इंटर कन्वर्जन की बात। ये वाला रिएक्शन आप देखिएगा, ध्यान से देखो क्या दे रखा है। देखो, कहता है कि इसके ऊपर आप फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जैसी स्थिति करें, मतलब HCl लगा दिया और AlCl3 लगा दिया, AlCl3। मतलब अब सिंपल सी बात है कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का दे रखा है, तो क्या होगा? फाइनली रिएक्शन होके कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये ऐसा कर लेना, रिवर्सेबल। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहां R लगा दो, यहां भी R लगा दो और यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो, बस इतनी सी बात है। अब देखो क्या होता है। एक बात बताओ,
अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या हम यहां पर रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं? करवा सकते हैं रीअरेंजमेंट। तो होता यही है कि इस कंडीशन में यहां पर रीअरेंजमेंट हो जाता है, और रीअरेंजमेंट होने की वजह से ये जो आपका है ये कार्बोकेटायन है, तो यहां पर रीअरेंज हो जाता है कुछ इस तरह से। ध्यान से देखो, R और यहां भी R, यहां पे पॉजिटिव चार्ज देख पा रहे हैं आप। ये हो गया। अब इससे आप फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये बन सकता है आपका और दूसरा आप इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा और इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो सकता है। वो किस तरह से हो सकता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज आपका दे रखा है, इसका अगर आप रेजोनेंस करवा दें, मतलब इसको अगर आप इधर ले आए, देखो कुछ ऐसा भी तो बन सकता है। एक मिनट, ऐसा नहीं है। ये जो है आपका, ये अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी कॉन्जुगेशन इधर लग रहा है, देखो ऐसा और ऐसा, ऐसा, ठीक है। और ध्यान से देखो, ये इधर आ गया और इसको अगर इधर ले लो आप तो ये यहां आ गया, R R। अब ये R यहां भी तो शिफ्ट हो सकता है, तो क्या होता है, ये इधर शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो रीअरेंजमेंट है, R और पॉजिटिव चार्ज यहां भी R, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये भी बन सकता है। मतलब ये है कि फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में यहां पर रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी होती है, और इस तरह का रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो अगर एक ड्रॉबैक की बात करें तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का ये एक ड्रॉबैक भी होता है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो कि मतलब अगर हम जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाह रहे हैं उसके जगह पर रीअरेंज्ड प्रोडक्ट का बन जाना, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का ड्रॉबैक होता है। अब एक दो छोटी छोटी बातें और समझ लीजिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बारे में, कि इस रिएक्शन के अंदर पॉली अल्काइलेशन हो जाता है, और पॉली अल्काइलेशन होने की वजह से मतलब मान लो आप जो कुछ भी ले रखे हैं और जो आप रिएक्शन करवाना चाहते हैं उसके जगह पर ये तो बना ही, मान लो ये तो बन ही गया, ठीक है, ये बन गया, लेकिन इसके बनते ही इसकी रिएक्टिविटी और ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल के लिए इंक्रीज हो जाती है। मतलब बेंजीन रिंग जितना रिएक्टिव था इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए, उससे ज्यादा रिएक्टिव ये रिंग अब हो गया, और जैसे ही फिर इसके ऊपर दूसरा लगाएंगे तो वो और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा उसके अटैक के लिए, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए। तो इट मींस क्या होता है कि इसके साथ साथ मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा सारे प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर आप एक सेपरेट कोई प्रोडक्ट बनाना चाहें तो उसको बनाने में दिक्कत होती है, जो कि इस रिएक्शन का ड्रॉबैक है।
मतलब अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिमिटेशंस की, तो सबसे पहला लिमिटेशन हमारा यही आता है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर पॉली अल्काइलेशन हो जाता है। दूसरा, रीअरेंजमेंट की बात हम आपको बता दिए। तीसरा कि आपका एराइल ग्रुप और विनाइल ग्रुप, इसके अंदर ये रिएक्शंस शो नहीं किए जाते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एराइल ग्रुप के अंदर और विनाइल ग्रुप के अंदर नहीं दिखाया जाता। इसका एक सिंपल सा रीजन है एराइल और विनाइल के अंदर करवाने का, मतलब नहीं होने का, कि इसके जो बॉन्ड्स होते हैं CX बॉन्ड, ये बहुत शॉर्टर बॉन्ड होते हैं, तो यहां पर इनको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका रेजोनेंस जब इसके साथ लगता है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाते हैं और इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा प्रॉब्लम का बात है। इस वजह से एराइल और वेनाइल के अंदर ये चीजें नहीं होती हैं। तो ये बात हमने कर ली किसकी, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की। तो यहां तक नोट कीजिए, फिर हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देखते हैं। अब देखिए अगला रिएक्शन है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हेडिंग दीजिएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कुछ भी नहीं है, जैसे आप अल्काइलेशन देखते थे तो अल्काइलेशन में क्या करते थे हम लोग, अल्काइल ग्रुप लगाते थे, यहां पर एसाइल ग्रुप लगाएंगे। इतना सा फर्क है दोनों रिएक्शन में, अल्काइलेशन और एसाइलेशन में इतना ही फर्क है कि वहां पर हम अल्काइल ग्रुप लगाते थे और यहां पर एसाइल ग्रुप लगाएंगे। तो देखिए मैकेनिज्म देखते हैं थोड़ा सा हम इस रिएक्शन का। पहला क्वेश्चन देखिए, स्कीम ध्यान रखिएगा, एनहाइड्रस से LCl3 ले रखते हैं इसमें भी, और एक CH2 भी यहाँ, मतलब CH2 का कोई वैसा नहीं है। एनहाइड्रस से LCl3 अगर आपको दिख जाए और एसाइल ग्रुप बेंजीन दिख जाए, मतलब आप समझ लीजिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाना। ठीक है, वेरी सिंपल। यहाँ पर आप जरूरी नहीं है कि यही ले, इसके जगह पर आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप लोग एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। एनहाइड्राइड का एक हम लेके दिखाए भी हैं, जो कि आपको करना है ये क्वेश्चन, ये दोनों हम करके अभी दिखा रहे हैं। तो देखिए इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, थोड़ा सा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट स्टेप देखो इसका, CO Cl दे रखा है, इसका क्या करो, AlCl3 जो दे रखा है उसके साथ रिएक्शन करवा दो, जैसे पीछे करवा रहे हैं। AlCl3 के साथ ये इधर अपना दे देगा और जो बन के आएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, RCO Cl AlCl3। ठीक है, और यहां तो है ही। अब क्या होता है, ये जो है ऑक्सीजन का लोन पेयर वो इधर शिफ्ट हो जाता है और ये इधर आ जाता है। तो इससे जो बन के आता है हमारा वो कुछ इस तरह से बन के आता है, RCO ये बन के आता है आपका, देख पा रहे हैं। अगर आप इसका रेजोनेंस करवाएं तो ये ऐसा हो जाएगा, तो RCO ये बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और साथ में AlCl4 लगा दीजिए माइनस। देख पा रहे हैं आप, फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है। इसमें जो ये बन रहा है इसका एक नाम होता है एसाइलियम आयन, एसाइलियम आयन। इसका स्पेशली ये जो है, हालांकि दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही है तो किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं है, ये इसका नाम है पूरे का एसाइलियम आयन। और ये एसाइलियम आयन ही हमारे इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह पार्टिसिपेट। इसको नोट कर लो पहले, इसको पहले नोट कर लो, फिर देखते हैं हम लोग। देखो आगे क्या है कि
नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन रिंग लेंगे, ले लो रिंग, इसके ऊपर लगा लो एसाइलियम आयन RCO। क्या होता है, इसका अटैक होता है इधर और ये ऐसा शिफ्ट हो जाता है, तो प्रोडक्ट जो बनता है कुछ इस तरह से। सेम उसी तरह का मैकेनिज्म है, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, वो वहां 3 स्टेप में होता था, यहां 5 स्टेप में होता है रिएक्शन। देखो CO R, ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज H भी लगा लो, ये बन गया। अब इसका आप आगे रेजोनेंस करवा लीजिएगा। थर्ड स्टेप ठीक उसी तरह से, जो आपका AlCl4 है वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, कुछ और चीजें होंगी तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। AlCl4, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर से हाइड्रोजन लेगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो फाइनली आपका जो बन के आएगा ये बन गया आपका क्या, एसाइल हैलाइड, सॉरी बेंजीन रिंग के ऊपर एसाइल ग्रुप आपका जुड़ गया फाइनली, प्लस AlCl3। लेकिन अभी भी इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर AlCl3 प्रेजेंट है, और चूंकि AlCl3 अभी भी प्रेजेंट है तो आपका जो ये CO ग्रुप है इसके साथ ये एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है और कुछ इस तरह से करता है। देखिएगा CO के साथ ये जो एसिड बेस रिएक्शन करता है कुछ ऐसा है, यहां C6H5 COR, यही है। इसके ऊपर AlCl3 लगा दो तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है, C6H5 CO AlCl3, ठीक है, और R यहां पर पॉजिटिव चार्ज देख पा रहे हैं आप, ये हो गया। और जब आप फाइनली इसका, जब आपको ये रिमूव करना है रिएक्शन से आपका प्रोडक्ट तो हमारा ये है ना, लेकिन चूंकि रिएक्शन के अंदर AlCl3 और प्रेजेंट है पहले से, तो वो AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, एसिड बेस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। जब आपको फाइनल प्रोडक्ट को रिमूव करना है रिएक्शन से तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर वाटर डालेंगे, और जैसे ही आप इसके अंदर वाटर डालेंगे तो ये जो आपका है इसका वर्कअप कह लीजिए आप, COR इधर वाटर के साथ 3H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं एक्चुअली, तो फिर आपका C6H5 COR ये बन के आता है, ठीक है। बाकी और AlOH का होल 3 ये भी बनेगा, बट मेन प्रोडक्ट आपका ये बनता है। तो बस फर्क यही है दोनों रिएक्शन में कि ये रिएक्शन आपका 5 स्टेप में पूरा होता है और वो रिएक्शन आपका 3 स्टेप में पूरा होता है। स्टेप की कोई बात ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, होता कैसे है बस इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगले बात करते हैं हम लोग। अगला जो हमारा रिएक्शन दे रखा है इसको अगर आप ध्यान से देखें और पिछले रिएक्शन से कंपेयर करें तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये रिएक्शन हमारा कौन सा है, ये आपका
इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। लेकिन इससे पहले एक दो बातें और हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हम ड्रॉबैक्स की बात किए थे फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में, कि फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उसके अंदर पॉली अल्काइलेशन जैसा कुछ होता है। तो यहां पर कुछ पॉली अल्काइलेशन जैसी बात नहीं होती है। इसका कारण यह है, मतलब पॉली एसाइलेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है यहां पर, क्योंकि जब आप एसाइल ग्रुप लगाते हैं तो वो ऑलरेडी डीएक्टिवेट कर देता है रिंग को। मतलब हम क्या बताए थे कि वहां पर दूसरे ग्रुप के जुड़ने की पॉसिबिलिटी इसलिए है कि जब आप लगाएंगे उसके अंदर अल्काइल ग्रुप को, तो अल्काइल ग्रुप वहां पर दूसरे अल्काइल ग्रुप के आने की टेंडेंसी को इंक्रीज कर देता है। लेकिन एसाइल ग्रुप लगाने से दूसरे एसाइल ग्रुप के लगने की टेंडेंसी को और वो डिक्रीज कर देता है और उसको डीएक्टिवेट कर देता है। तो यहां पर ये मोनो एसाइलेटेड प्रोडक्ट का मिलना ज्यादा इजी हो जाता है। मतलब जो प्रोडक्ट हम चाह रहे होते हैं मोनो एसाइलेशन वाला, वो हमको मिल जाता है क्योंकि ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। दूसरी बात, वहां पर हम ये भी देख रहे थे कि रीअरेंजमेंट जैसी कोई भी चीज हो जा रही थी। तो यहां पर रीअरेंजमेंट जैसे किसी चीज की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि एसाइलियम आयन के अंदर रीअरेंजमेंट संभव नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो तीन छोटी छोटी चीजें थी जो कि हमने देख ली। अब इस रिएक्शन को देखते हैं जरा सा, इंट्रामोलिक्यूलर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन को। तो देखिएगा बहुत सिंपल है, जैसे वो रिएक्शन करवाए थे वैसे ही होगा ये भी। एक और बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रिएक्शन होता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। आप पीछे देखे होंगे फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम रिवर्सिबल रिएक्शन करवा रहे थे, लेकिन ये रिएक्शन कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है। कारण क्या है? कारण यही है कि इसका रिंग के साथ रेजोनेंस हो जाता है। तो रिंग के साथ रेजोनेंस होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जा पाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला। ये दे रखा है ठीक है, और इसके ऊपर AlCl3 लगा रखा है। ये Cl इधर देगा और जोड़ दीजिए लगा दो Cl AlCl3 पॉजिटिव नेगेटिव इधर O, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? कुछ नहीं, ये इधर अटैक करेगा और इसको बाहर करेगा। तो वेरी सिंपल, लगा दो यहां पर ठीक है, और यहां पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर हाइड्रोजन दे रखा है। अब इसके अंदर आप रेजोनेंस करवा लीजिएगा। यहां पर रेजोनेंस करवा लो और फाइनली जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहां पर AlCl3 लेंगे। AlCl3 सॉरी 4 दे रखा है। AlCl3 Cl, ये इधर आके पैक करके इधर प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, साथ में HCl और AlCl3 भी आप ले लेंगे। तो ये बात हो गई किसकी? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन
इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में नहीं थी, तो ये बात हमने कर ली। अब एक छोटा सा रिएक्शन और दे रखा है इसका एनहाइड्राइड के साथ, ये आप करवा के देखिएगा। 2 रिएक्शन हम करवा दिए, एनहाइड्राइड का रिएक्शन आप करवा लीजिएगा, और इसी रिएक्शन के साथ हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म हो जा रहा है। तो हम एक बार सम अप कर देते हैं कि क्या क्या चीजें हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में की हैं और वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमने बस वही बातें आपको बताई है। ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म का पूरा कोर्स था जो कि हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको दिया है, ये कोर्स स्पेसिफिकली एमएससी एंट्रेंस को टारगेट करके मैंने डिजाइन किया है। इसमें सारी बातें वही बताई गई है जो कि आपके किसी भी एमएससी एंट्रेंस में पूछा जाता है, चाहे वो डीयू हो, बीएचयू हो, आपका आईआईटी जैम हो। स्पेसिफिकली आईआईटी जैम के लिए ये था, और भी जितने भी एमएससी एंट्रेंस के पेपर होते हैं उसके लिए था। अब आप क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन मिलेंगे एमएससी लेवल के, उसको आप सॉल्व करेंगे एमएससी एंट्रेंस के लेवल के। बार बार मैं इसको बोल रहा हूं, एम्फेटिकली बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप और एडवांस्ड रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना चाहते हैं, ये एकदम बेसिक है जो कि सिर्फ एमएससी एंट्रेंस के टारगेट का है, और इससे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप अकेडमी से कांटेक्ट करें। अकेडमी के पास हमारे लेक्चर्स हैं जो कि वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप चाहते हैं करना तो, ठीक है। और इसमें करेंगे कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग, पेपर के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो आप पेपर के क्वेश्चन लगाएंगे तभी आपसे पेपर के क्वेश्चन होंगे। और इसमें जो जो बातें हमने डिस्कस की है, जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट की थी अपनी बातें, एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात की हमने, उसके बाद हमने एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद हमने एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया, उसके बाद हमने इलिमिनेशन किया। इलिमिनेशन में हमने E1, E2, E1CB सारे एलिमिनेशन की बात की। उसके बाद हमने बात की आपके एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की। एडिशन वाला जो भी पार्ट है वो मैंने बता रखा है आपको कि कार्बोकेटायन वाले पोर्शन में उसको डिस्कस किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो हो सकती थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब आगे देखेंगे हम लोग और देखते हैं जो भी चीजें रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड होंगी वो समय समय पर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवाया जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म का तो एटलीस्ट करवाया ही जाएगा, और बाकी कोर्सेस आगे के अगर आप लेना चाहते हैं तो अकेडमी के ऊपर सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप इंक्वायरी कीजिए और वहां से हमारे कोर्सेस को ले सकते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का ये लेक्चर आज खत्म होता है और रिएक्शन मैकेनिज्म भी खत्म होता है। थैंक यू सो मच।